आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करते हैं यूनिट पेपर नंबर 3 यूनिट जो है 1.2। जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताना चाह रहे हैं कि जो डिप्लोमा आईडीडी के सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रवेश लिया है, उनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में 3rd पेपर है, उसका यूनिट 1.3 के बारे में हम पूरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उसमें पहला पॉइंट्स है असेसमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन, यानी कि निदान और प्रमाण के लिए क्या आकलन की आवश्यकता होगी। इसमें इसमें हम निदान के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब किसी को ये पता लग गया कि इस बच्चे में ये समस्या है या इसके लिए अब आगे क्या करना होगा, उसके लिए इसमें सारी चीज़ें आपको देंगे। किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आकलन करना पड़ता है। आकलन करने की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में उपचार या कार्यक्रम बनाने से पहले आकलन करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, मनोविज्ञान इत्यादि। किसी भी व्यक्ति के हस्तक्षेप कार्यक्रम बनाने से पहले उसका आकलन करके उसके बारे में या उससे समस्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे समस्या कितनी गंभीर है या कब से उत्पन्न हुई है, क्या कारण है, इसका प्रबंधन कार्यक्रम कितने समय तक चलेगा, उस समस्या के कारण व्यक्ति को और उससे संबंधित अन्य किसी व्यक्ति को क्या प्रभावित है। इसके प्रबंधन कार्यक्रम के दौरान उनके परिवार के सदस्य, या मतलब हमारे कहने का मतलब है कि वो किस तरह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वो सारी जानकारियां आपको आकलन से पता लगती है। अब हम बात करते हैं आकलन के क्षेत्र, यानी कि आकलन का कौन कौन सा एरिया जो आपको हमें असेस करने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चिकित्सीय आकलन, यानी कि मेडिकल असेसमेंट। दूसरे नंबर पर आता है मनोवैज्ञानिक आकलन, जिसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है शिक्षा आकलन, जिसको एजुकेशनल असेसमेंट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है परिस्थिति संबंधी आकलन, और जिसको इकोलॉजिकल असेसमेंट बोलते हैं। और फिफ्थ आता है व्यवहारात्मक आकलन, यानी कि बिहेवियरल असेसमेंट क्या होती है। अब हम बात करते हैं चिकित्सीय आकलन क्या होती है। चिकित्सीय आकलन में हमें किस चीज़ के बारे में परीक्षण किया जाता है। चिकित्सीय आकलन यह देखभाल की योजना है जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकता की पहचान होती है, और चिकित्सीय आकलन प्रणाली कुशल नर्सिंग सुविधा द्वारा उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। चिकित्सा आकलन एक स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करता है। चिकित्सीय आकलन के द्वारा व्यक्ति की बीमारी का जल्द पता लगाया जा सकता है। ये सारी जानकारियाँ आपकी चिकित्सीय आकलन में होता है। आकलन परीक्षण, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें एसेस करना होता है, वो सारी जानकारी हम आगे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। सबसे पहले यूरिन टेस्ट होता है, दूसरे नंबर पे आता है ब्लड टेस्टिंग, तीसरे नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, तीसरे नंबर पे आता है कि आई साइड रीड लेटर फॉर ए चार्ट, यानी कि उनकी विजन चेक किया जाता है। उसके बाद वेट चेक किया जाता है। नेक्स्ट पे आता है कि ऊंचाई क्या है, मतलब हर एक चीज़ में। उसके बाद हार्ट चेक किया जाता है, पैर चेक किए जाते हैं, कान, गला, अंडा, मांस, पेट। ये सारी जानकारियाँ आपकी जो है हमारी मेडिसिन चेकअप के दौरान होती है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे कि जो मेडिकल रिपोर्ट जाती है वो किस बिहाफ पे जाती होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, यानी कि मनोवैज्ञानिक आकलन होती है। उस दौरान क्या क्या आकलन की जाती है वो आगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मनोवैज्ञानिक आकलन परीक्षण की एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के उनके व्यवहार, व्यक्तित्व तथा क्षमताओं के बारे में आकलन में कुछ कल्पनाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए तकनीकी के संयोग का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण हमेशा एक लाइसेंस प्राप्त मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान प्रशिक्षु द्वारा किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति के संपूर्ण मूल्यांकन का एक हिस्सा है कि वे व्यक्ति के लक्षण के लिए चिकित्सा, बीमारी या जैविक कारणों को पता लगाने में सक्षम होते हैं। इस तरह से जो है हमने आपको ये बताया। करीब ये जो साक्षात्कार होता है, इसमें पेरेंट्स के सारी जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं, और जो हमारा क्लाइंट होता है उसके बारे में कम से कम 30 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे समय लग सकता है। इस दौरान उनकी और कई सारे टेस्ट ऐसे भी जिसमें काफ़ी समय भी लग सकते हैं। अब आकलन के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों का परीक्षण करना होगा उसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसमें है मनोवैज्ञानिक आकलन के परीक्षण। इसमें परीक्षण के दौरान हमें क्या क्या करना होता है। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक आकलन के लिए जिन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है उन्हें निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला परीक्षण में
है बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अचीवमेंट यानी कि ज्ञानोपार्जन परीक्षण, तीसरे नंबर पे आता है प्रवक्तन यानी कि एप्टीट्यूड। पहला है बुद्धि परीक्षण। व्यक्ति विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इन परीक्षणों का निर्माण कल बिजनेस साइमन टर्मन स्टर्न ने किया था। और ज्ञानोपार्जन परीक्षण क्या होता है? इन परीक्षण द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के छात्रों के ज्ञानार्जन किया जाता है, जिसकी जांच की जाती है। इसके परीक्षण में व्यक्ति की योग्यता का पता लगाया जा सकता है। और हम आगे बात करते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड इन परीक्षण से जिन विद्यार्थियों के विषय में रुचि यानी कि उसमें हमें ये पता लगाया जाता है कि इस बच्चे की क्या एबिलिटी है, क्या वो कोशिश कर रहा है, कितने उस पर अच्छाइयाँ हैं, वो सारी जानकारियाँ इसमें होती है। और उसके बाद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जब हमें पता लग गया कि इस बच्चे में ये समस्याएँ आए तो उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए हम उसको निदान करते हैं। निदान का मतलब है कि उपचार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अभिरुचि। अभिवृत्ति परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें छात्रों के व्यक्ति सामूहिक में अलग अलग तरह से जो टेस्ट होते हैं उसमें यह शामिल है, जिसमें अभिवृत्ति परीक्षण द्वारा छात्रों के अन्य व्यक्ति समूह, वस्तु संख्या, आदर्श परिस्थिति, विश्वास आदि के बारे में यह बताया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आती है कि पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होती है? इसमें हमें क्या देखा जाता है? ये सारी जानकारियाँ पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से हमें पता लगती है। व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का मूल्यांकन करके व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे साइकोलॉजी होती है वो हमें बहुत सारी चीज़ों का असेसमेंट करने के लिए परमिशन देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इतिहास केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड में हमें किसी व्यक्ति की जो अगर हमें अच्छी जानकारी प्राप्त करना तो उस केस हिस्ट्री के माध्यम से हम उसके बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, उनके पड़ोसी से, टीचर से, माता पिता से, ये सारी जानकारियाँ हमें इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन केस हिस्ट्री के दौरान हमें बहुत सारे पॉइंट नोट डाउन करने होते हैं जो हम आगे की बात में बताएंगे। नेक्स्ट है सामूहिक अभिलेख परीक्षण। ये क्या होती है? इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि हमारी वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे आती है एकेडमिक। एकेडमिक क्या होती है? इसमें हमें क्या करना होता है वो ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग खुद ही देख के समझ लीजिए। और एकेडमिक आकलन में हमें ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की अभी क्या है, कि उसने कितने अच्छे से सीखने की कोशिश किया है, उसको क्या क्या चीज़ें सिखाई जा सकती है। इसके लिए हम FACP, बेसिक MR, MDPS और अलग अलग जो चेकलिस्ट बनाई गई है वो सारी चीज़ें हम उस पर अप्लाई करेंगे, जिसके माध्यम से यह क्लियर होगा कि बच्चे को हम और सारी क्या किस तरह से सिखाया जा सकते थे। बेसिक MR, MDPS जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा। और जो 18 ईयर प्लस होते बच्चे, उनकी वेब्स पे भी काम करने के लिए हमें असेस किया जा सकता है। और नेक्स्ट पे आता है बेसल MR। बेसल MR जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनमें जो बिहेवियर प्रॉब्लम होती है उसकी एसेस करने के लिए जो है हमें इस चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है, जिससे हमें उनकी जो समस्याओं को उसको कम करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लैड। ग्लैड आता है। ग्लैड में हम क्या करते हैं? ग्लैड में SASD के जो बच्चे होते हैं, नहीं SLD के जो बच्चे होते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे, उनके लिए हमें उपयोग में लाना होता है। ग्लैड के माध्यम से हमें नॉर्मल एजुकेशन के मेन उद्देश्य होता है कि नॉर्मल एजुकेशन को कैसे फोकस करना होगा। ये सारी हमारी चेकलिस्ट है जिसके माध्यम से हम उनको असेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है परिस्थिति इकोलॉजिकल असेसमेंट। इकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में मैं अगर पढ़ के आपको बताता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन हम आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करें। इकोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपका इन्वायरमेंट क्या है, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, कैसे आपका एटमॉस्फेयर है, जैसे आपको आसानी से हर चीज़ को सिखाने में आसानी हो। अब हम एक एक करके इसके बारे में व्याख्या कर, शायद ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग पढ़ के वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवहारात्मक आकलन। व्यवहारात्मक आकलन क्या होता है? इस दौरान हमें क्या क्या जानकारियाँ एकत्रित करने की आवश्यकता होती है, ये सारी जानकारियाँ आपको हम दिखाएंगे इसमें। सबसे पहले आता है कौशल व्यवहार। कौशल व्यवहार यानी कि हमारी जो एक्टिविटी गुड बिहेवियर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है समस्या व्यवहार। जैसा कि इससे पहले हमने बताया, समस्या व्यवहार के लिए बेसल MR चेकलिस्ट का और बेसिक MR पार्ट बी चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है, जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई भी दे रहा है। व्यवहारात्मक आकलन के परीक्षण क्या है इसके बारे में देखिए, यहाँ पे चेकलिस्ट सारे लेके करके लिखा हुआ।
ये भी आप जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यूनिट 1.2 समझ में आया होगा और आप एक बार अच्छे से इसको दोबारा से रिवाइज कर लोगे वीडियो को पॉज करके, या मेरे लेक्चर को सुनोगे या और वीडियो को नोट डाउन कर सकते हो, तो आपको ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपका यूनिट 1.2 पेपर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर इस वीडियो को आपको देखते हो, थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिलता है, तो एक बार कमेंट तो जरूर कर दो, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता लगता है कौन देख रहा, कौन नहीं देख रहा। नहीं देख रहे हो तो आपका नुकसान है, देख रहे हो तो आपका फ़ायदा है। इसलिए फ़ायदा कि आपके पेपर में, एग्ज़ाम में यही सब लिखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो आप लोग फेल हो जाओगे। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। और जो हाँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा इंटरनल एग्ज़ाम जो कि हमने डिसाइड किया हुआ है 16 तारीख से, तो उसमें आपका जो सेकंड पेपर है उसका भी पेपर आएगा, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। थर्ड पेपर है जो हम अभी आपको इसमें लेक्चर के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपका क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग पढ़ाई पूरी तरह से जारी रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को बाय बाय। थैंक यू सो मच जो आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।